आज देश की वर्कफोर्स का 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी को समझना है तो एमएसएमई सेक्टर को समझना होगा। हम एप्पल को इंडिया में आईफोन्स असेंबल करने के लिए ले आए, लेकिन अपने ही मैन्युफैक्चरर्स को अनदेखा कर रहे हैं। अब सवाल तो बनता ही है कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ, या इस सवाल पर ही जीएसटी लग गया। खबर आई है कि स्विस बैंक ने अडानी भाई के 2610 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये पैसा एक फ्रंटमैन के नाम पर था और स्विस बैंक इस पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। चैंग चंग लिंग का नाम आपने सुना होगा। इन्हीं जनाब के नाम से 5 स्विस बैंक्स में ये पैसा था। अडानी भाई ने एज यूजुअल इस एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने नया इल्जाम लगाया कि सेबी चीफ माधवी बुच ने भी चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक नई इन्वेस्टिगेशन आई है कि जो 10,000 वर्कर्स हमने इजराइल में युद्ध के बीच काम करने को भेजे थे, उन्हें इजराइल ने अनस्किल्ड बता दिया है। उनमें से 500 से 600 वर्कर्स वापस लौट आए हैं। पर इन पर चर्चा करने के बजाय मीडिया वालों को गुस्सा आया राहुल गांधी के बयान पर। The military strength comes from that ability to produce. It comes from Americans buying Chinese product. It comes from Indians buying Chinese product. And what are you going to do about it? राहुल ने चाइना की तारीफ कर दी, पर बात तो सही है ना। What happened to make in India and skill India? क्यों हमारे वर्कर्स युद्ध के बीच काम करने को तैयार हैं? हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते एक बिजनेसमैन ने फाइनेंस मिनिस्टर से जीएसटी को लेकर जरा सी शिकायत कर दी। इस कारोबारी ने बस इतना कहा था कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी से बिल बनाने में मुश्किल आती है। आप बेशक जीएसटी लगाएं, पर शुगर, स्वीट, स्नैक्स पर एक जैसा जीएसटी लगाएं। तब तो निर्मला जी हंस दी, पर प्याज लहसुन ना खाने वाली निर्दया जी को ये बात हजम नहीं हुई। अगले ही दिन बिजनेसमैन के माफी का वीडियो वायरल करवा दिया गया। इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमारा इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। एक तरफ तो ज्ञान मिलता है कि आत्मनिर्भर बनो, फिर जब आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो पैरों के नीचे से ही जमीन खिसका दी जाती है। आज देश की वर्कफोर्स का 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। एग्रीकल्चर में 45.8% लोग काम कर रहे हैं, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग में 11.4%, कंस्ट्रक्शन में 13%, ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट सर्विसेज में 12.1%, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशंस में 5.4% और बाकी 11.4% अन्य सेवाओं में। लेकिन ये फर्क क्या है? ये इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर, जिसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं, वो सेक्टर है जिसमें आपको एक निश्चित पगार मिलती है, परमानेंट काम होता है और काम के घंटे नियमित होते हैं। बड़ी कंपनियां, बड़ी फैक्ट्रियां, सरकारी नौकरी, ये सब इसमें आता है। पर अडानी भाई, मुकेश भाई या अमेज़न या फेसबुक वाले आपको अगर निकाल दें तो बोलने का नहीं। इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जिसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अकेले व्यक्ति का बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस आते हैं। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के कामों का बड़ा हिस्सा भी इनफॉर्मल इकोनॉमी में आता है। मेन डिफरेंस ये है कि फॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों को कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरए, पेंशन, ईपीएफओ जैसी चीजें। पर इनफॉर्मल सेक्टर में वेज के अलावा कुछ नहीं मिलता और इस क्षेत्र के रियल वेजेस सालों से नहीं बढ़े हैं। आज भी कितने ही सारे मजदूर छोटे फैक्ट्रियों में, दुकानों में, कंस्ट्रक्शन में बस 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। मॉल में, कॉल सेंटर में, पार्लर्स में और दूसरे सर्विस वाले कामों में भी वर्कर्स को 10,000 या कभी कभी तो उससे भी कम मिलता है। हर शहर में एक इलाका ऐसा है जहाँ गली गली में तरह तरह के उद्योग चल रहे होते हैं। रस्सी बनाना, सीढ़ी बनाना, लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, बर्तन बनाना, खिलौने बनाना और भी ना जाने क्या क्या। ना तो ये किसी पेंशन स्कीम में आते हैं, ना ही इन्हें कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। लेकिन यही वो एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो 6,000 से ज्यादा किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देश की जीडीपी का 30% इसी सेक्टर से आता है। एक्सपोर्ट्स का 45% यहाँ से आता है। फिर क्यों यही अपने एम्प्लॉयज को लिविंग वेजेस नहीं दे पाते? इनफॉर्मल इकोनॉमी को समझना है तो एमएसएमई सेक्टर को समझना होगा। एक माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसका एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम 25 लाख होता है।
अगर वो माइक्रो सर्विस एंटरप्राइज है तो मैक्सिमम बस 10 लाख। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का एनुअल टर्नओवर 25 लाख से 5 करोड़ हो सकता है और सर्विस एंटरप्राइज का 10 लाख से 2 करोड़। मीडियम लेवल की मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का मैक्सिमम टर्नओवर है 10 करोड़ और मीडियम सर्विस एंटरप्राइज का 5 करोड़। 2018-19 के डेटा के हिसाब से करीब 6.34 करोड़ एमएसएमई थे। इनमें से 51% रूरल एरिया में थे और टोटल इनमें 11 करोड़ लोग काम कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि 99.5% एमएसएमईज माइक्रो कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये कि ये एक ही व्यक्ति का बिजनेस है। एग्जाम्पल के लिए आप एक छोटे दुकानदार हो सकते हैं या कोई ठेले वाले। प्रधानमंत्री की फेमस पकोड़ा स्कीम भी इसी में आती है। फिर भी यही लोग हैं जो असल में देश में रोजगार दे रहे हैं। जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 197 लाख असंगठित फैक्ट्रियां चल रही थी, पर अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच ये संख्या घटकर 178.2 लाख हो गई। मतलब 7 साल में 18,80,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। सबसे पहले असंगठित क्षेत्र पर डीमोनेटाइजेशन की मार पड़ी। अचानक से कैश का सर्कुलेशन बंद करने से ये छोटे व्यापारी ना तो माल खरीद पाए, ना ही अपने वर्कर्स को सैलरी दे पाए। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी ने बताया कि छोटे ट्रेडर्स, दुकानदार और माइक्रो इंडस्ट्री में 60% तक नौकरियां कम हुई। इनका रेवेन्यू 47% तक घट गया, जबकि बड़ी इंडस्ट्रीज में बस 2% नौकरियां गई और बस 3% रेवेन्यू में कमी आई। 2017 में फिर से इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन के नाम पर हुआ जीएसटी का वार। आइडिया था कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस फॉर्मल इकोनॉमी के दायरे में आए, मतलब ऑन रिकॉर्ड हो और टैक्स दे। लेकिन असल में जीएसटी ने छोटे बिजनेस की मुसीबतें बढ़ा दी। जैसे अन्नपूर्णा ग्रुप के मालिक ने फाइनेंस मिनिस्टर से अलग अलग आइटम पर एक जीएसटी की मांग की। छोटे बिजनेसमैन ही नहीं, सीए भी कह चुके हैं कि जीएसटी ने कंप्लायंस प्रोसेस को बढ़ा दिया है। जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करना मुश्किल काम हो गया है। मल्टीपल रेट्स ने भी छोटे कारोबारियों को परेशान कर दिया है। लेकिन निर्मला ताई उनकी मुश्किलें समझने के बजाय उनके सवालों पर ही जीएसटी लगा रही हैं। जीएसटी से अब सरकार इतना कमा रही है कि जून के बाद उसने जीएसटी के आंकड़े निकालना ही बंद कर दिया है। जीएसटी से असली फायदा कॉर्पोरेट्स को ही हुआ। 2018 में प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि थैंक्स टू जीएसटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हमारा कंपटीशन घट गया है। अब बस मार्केट में 2 से 4 फॉर्मल प्लेयर्स बचे हैं। देख रहे हैं आप, जिस टैक्स को व्यापारियों की मुश्किलें कम करनी थी, उसने व्यापारियों को ही कम कर दिया। मैं हैरान हूं। फिर आया कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन। इसकी कहानी आप सब जानते हैं। बिजनेस बंद होने पर इन एंटरप्राइजेस के पास ना इतना कैश था कि रॉ मटेरियल खरीद सके या अपने एम्प्लॉयज को वेजेस दे पाएं। इनमें काम करने वाले लोगों के पास न खाने के पैसे थे, न शहर में किराया देने के। तभी हम सब ने देखा मजदूरों का एक बड़ा पलायन। 14% एमएसएमईज को परमानेंटली अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। कोविड के दौरान काम छोड़ने वाली कितनी सारी औरतें तो काम पर वापस आ ही नहीं पाई। याद रखने वाली बात है कि यही वो टाइम है जब अंबानी भाई हर घंटे 90 करोड़ कमा रहे थे। एक और मसला है लोन्स का। एमएसएमईज को लोन देकर तो सपोर्ट किया ही जा सकता है। नो नो नो, गरीबों को लोन देंगे तो अडानी भाई रिचेस्ट कैसे बनेंगे। सिर्फ 14% एमएसएमईज के पास क्रेडिट मतलब उधार की सुविधा है। एक रिसर्च में पाया गया कि 40% एमएसएमईज को बैंक और वित्तीय संस्थानों से नहीं, सूदखोरों से कर्ज लेना पड़ता है, जहां ब्याज दरें 2.5 गुना ज्यादा होती हैं। मुद्रा लोन्स की भी अलग ही कहानी है। मुद्रा लोन की राशि 50,000 से लेकर मैक्सिमम 10 लाख तक होती है। सरकार का कहना है कि उसने 2015 से 21 के बीच 6 सालों में करीब 31 करोड़ लोगों को 15,86,000 करोड़ के लोन दिए। सुनने में ये बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन हिसाब लगाएंगे तो हर आदमी को 51,000 का ही लोन मिला है। मतलब ज्यादातर लोन बस 50,000 वाले थे। अब सवाल तो बनता ही है कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ, या इस सवाल पर ही जीएसटी लग गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमी का बस 17% है। मेक इन इंडिया का गोल था कि कम से कम ये बढ़कर जीडीपी का 25% हो जाए। ये तो नहीं हुआ, लेकिन गोल को ही बढ़ाकर अब 2025 तक कर दिया गया है। हम एप्पल को इंडिया में
आईफोन्स असेंबल करने के लिए ले आए, लेकिन अपने ही मैन्युफैक्चरर्स को अनदेखा कर रहे हैं। देश का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाकई गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से इनविजिबल है। उसकी याद तभी आती है जब घरों के बीच किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है। इनमें पिसने वाले मजदूर भी इनविजिबल हैं, क्योंकि अगर उनको देखेंगे तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम आपने सुना होगा। अक्सर कॉर्पोरेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हजारों लोगों को नौकरी भी मिलती है। कॉर्पोरेट्स को सस्ते दाम में यहाँ अपना प्रोडक्शन खोलने का इंसेंटिव मिलता है। बिजली, पानी, जमीन, कंस्ट्रक्शन सब पे छूट मिलती है। क्या आपने कभी सोचा कि छोटे बिजनेस के लिए सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? छोटी फैक्ट्रीज पर ही तो ज्यादा दबाव होते हैं। इन्हें शहर से बाहर निकाला जा सकता है, नॉन कंप्लायंस पे बंद किया जा सकता है। इनके लिए भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं बन सकते? फॉर्मलाइजेशन का इससे अच्छा तरीका क्या होगा? बट गवर्नमेंट पॉलिसी इज टू फेवर अ फ्यू रिच एट द कॉस्ट ऑफ ऑल अदर्स। इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने लिखा कि ये एक तरह का कोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, जहां ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को धीरे धीरे तो कभी तेजी से कोलोनाइज कर रहे हैं। इनको इनविजिबल रखा जा रहा है ताकि इनके प्रोडक्ट्स, इनका लेबर, इनका मार्केट कॉर्पोरेट्स के लिए अवेलेबल हो। सारी पॉलिसीज वैसे भी कॉर्पोरेट्स को ही फेवर करती हैं। आपने भी देखा होगा, धीरे धीरे छोटी सब्जी और किराने की दुकान खत्म हो रही हैं और सुपरमार्केट खुल चुके हैं। ठेले वाले कम रह गए हैं और KFC जैसे रेस्टोरेंट की चेन बढ़ गई है। अब तो पीयूष गोयल ने भी कह दिया है कि ई-कॉमर्स से रोजगार खत्म हो रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं और धंधा चौपट हो रहा है। रिसेंटली नेहा दीक्षित की किताब मैंने पढ़ी, द मेनी लाइव्स ऑफ सईदा एक्ट। ये कहानी है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। ये किताब, इसकी कहानी इन वर्कर्स की लाइफ को हमारे सामने लाती है। जहां सरकार की पॉलिसीज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को हाशिए पर धकेल रही है, ये किताब उनकी जिंदगी के हर पहलू को हमारे सामने रख देती है। स्पेशली उन औरतों की जिंदगी जिन्हें हम वर्कर्स मानते ही नहीं। आप भी जरूर पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।